Hello students, Namaste. Students, you are most welcome to 12th class chemistry English medium. Our chapter 5 surface chemistry is going on. In this chapter today we are going to discussion about properties of colloidal solution. Colloidal solution की properties क्या होती हैं, इन पर डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम। और colloidal solution को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आप लोग कॉलोइडल सॉल्यूशन में जब प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो हमको ध्यान में रखना होगा कि कॉलोइडल सॉल्यूशन की दो मेन स्टेज होती हैं, एक तो डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है ना। डिस्पर्स्ड फेज लेस अमाउंट में होती है, डिस्पर्सन मीडियम मोर अमाउंट में होता है। तो डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज सॉल्युबल होती है, तब कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्पर्स्ड फेज होती है, इस फेज पर कॉलोइडल सॉल्यूशन की कई प्रॉपर्टियां डिपेंड करती हैं। ठीक है ना। क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज जो होती है स्टूडेंट्स, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कॉलोइडल पार्टिकल्स बोल सकते हैं, उनकी जो साइज होती है, वो कॉलोइडल पार्टिकल्स की जो साइज होती है स्टूडेंट्स, वो कई प्रॉपर्टीज़ को चेंज करती है कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। तो मेनली हम इस कॉलोइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिफरेंट टाइप से यहाँ पर चेक करते हैं, और मैं नोट करता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ कॉलोइडल सॉल्यूशन की हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हेट्रोजेनस नेचर। हेट्रोजेनस नेचर। कॉलोइडल सॉल्यूशन जो होता है, उस कॉलोइडल सॉल्यूशन की जो नेचर होती है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है? हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस क्यों होती है? क्योंकि हमको पता है जब कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है तो उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों प्रेजेंट हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी जो साइज होती है वो मीडियम की पार्टिकल्स की साइज के कंपैरिजन में लार्ज होती है, ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब सॉल्युबल और सॉल्वेंट और जो क्या होते हैं भाई, सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। सॉल्यूशन फॉर्म में आप सॉल्युबल जो होता है वो तो उसको तो क्या बोलते हैं बताओ? सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूशन फॉर्म करता है उसमें एक मीडियम होता है, सॉल्वेंट को आप उसके अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ये होता है ना। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में आप मिक्स करते हो, और अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों की एक ही स्टेज हो, दोनों के पार्टिकल सेम साइज के हों, दोनों एक ही फेज में प्रेजेंट हो, तो वो होमोजेनस मिक्सचर बनता है। और अगर उनकी स्टेज अलग अलग हों, उनके पार्टिकल की साइज अलग अलग हो, तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं हम कि अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो साइज है वो अगर सेम है तो होमोजेनस बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेज होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं देन डिस्पर्सन मीडियम, और इस वजह से हम कॉलोइडल सॉल्यूशन को बोल सकते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर इन नेचर। ठीक है ना। तो नोट करते हैं इसको हम। कॉलोइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजेनस इन नेचर। कॉलोइडल solution is heterogeneous in nature due to bigger size of, किसकी होती है बड़ी साइज? ड्यू टू बिगर साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज
डिस्पर्स्ड फेज जो होती है स्टूडेंट्स, उसके जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज कैसी होती है, बड़ी होती है, इसलिए ये मिक्सचर कैसा कहलाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर। दूसरी प्रॉपर्टी कॉलोइडल सॉल्यूशन की होती है अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ये क्यों होती है स्टूडेंट्स अनस्टेबिलिटी। तो देखो जितने भी लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन बनते हैं, जितने भी लायोफिलिक समझते हो ना, लायोफिलिक और लायोफोबिक दो प्रकार के कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, लायोफोबिक की। तो जो जितने भी लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन हैं, उन लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है। और उनकी साइज बड़ी होती है तो स्टूडेंट्स क्या करोगे आप, जब इस कॉलोइडल सॉल्यूशन को कहीं किसी भी एपरेटस में भरकर एक जगह इसको बिल्कुल शांत छोड़ देंगे, आप इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अनडिस्टर्ब कंडीशन में रख देंगे, तो क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं जिनकी साइज बड़ी है, वो पार्टिकल्स जो आपने एपरेटस लिया है उसका जो पेंदा होता है, उसका जो बॉटम होता है, वहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द एपरेटस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसके कारण जो डिस्पर्स्ड फेज के बड़े पार्टिकल होते हैं, लार्जर पार्टिकल होते हैं, वो उस एपरेटस के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और जब वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे उसके बॉटम में, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबिलिटी उसकी नहीं होती है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, अनस्टेबल कॉलोइडल सॉल्यूशन। जैसे ही आप उसको मूव करा दोगे तो कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, जैसे उसको शांत छोड़ देंगे तो वो सारे के सारे पार्टिकल नीचे जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये जो लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो लोग नोट करते हैं, मेनली लायोफोबिक कॉलोइड्स आर लायोफोबिक colloids are unstable। मुख्य रूप से जो लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ड्यू टू साइज ऑफ फेज, ड्यू टू साइज ऑफ फेज पार्टिकल्स। जो फेज पार्टिकल्स की साइज होती है उसके कारण इज लार्ज आफ्टर समटाइम्स, कुछ देर बाद जब आप उसको अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में छोड़ देते हो, आफ्टर समटाइम्स दीज आर सेटल डाउन, these are settled down। ये सब के सब जो पार्टिकल्स है क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं, बाई किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स हम। थर्ड प्रॉपर्टी है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कॉलोइडल पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स
total surface area of colloidal particles present in colloidal solution is very high ड्यू टू टोटल सरफेस एरिया जो कॉलोइडल पार्टिकल्स का उपस्थित होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। किसके कारण? ड्यू टू विच कॉलोइडल सॉल्यूशन एक्ट एज ड्यू टू विच कॉलोइडल सॉल्यूशन एक्ट as better adsorbent वो किस तरह से काम करता है? एक अच्छे एडसॉर्बेंट की तरह काम करता है। एंड यूज्ड इन एज इफेक्टिव कैटेलिस्ट, और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं? एक इफेक्टिव कैटेलिस्ट की तरह। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कॉलोइडल पार्टिकल्स का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसके कारण? ड्यू टू विच कॉलोइडल सॉल्यूशन एक्ट एज बेटर एडसॉर्बेंट, क्योंकि वो जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है वो किसका काम करता है? एक अच्छे एडसॉर्बेंट का काम करता है, और उसका उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है? इफेक्टिव कैटेलिस्ट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, कलर। देखो, कॉलोइडल सॉल्यूशन का एक कलर होता है, और कॉलोइडल सॉल्यूशन का कलर किस पर डिपेंड करता है? आप अच्छी तरह से जानते हो, कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिस्पर्सिव फेज के हैं। डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं इनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, और जो स्टूडेंट्स कलर्स आते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ को रिफ्लेक्टेड करने पर आते हैं। ये कॉलोइडल पार्टिकल्स डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर्ड करते हैं, और हमको कलर्स विजिबल हो जाते हैं। जैसे अगर हम सिल्वर सॉल बनाएं, अगर सिल्वर सॉल बनाते समय हम उन पार्टिकल्स की साइज को थोड़ा कम रखें, पार्टिकल की साइज अगर थोड़ी सी कम है सिल्वर सॉल में, सिल्वर पार्टिकल्स की, तो स्टूडेंट्स हमें वो जो सॉल्यूशन होगा वो दिखता है कैसा? येलो ऑरेंज। वो सॉल्यूशन कैसा दिखता है हमको? येलो ऑरेंज। यदि आप इन सिल्वर सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर के जो पार्टिकल्स हैं इनकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हो, जैसे थोड़ी सी साइज इंक्रीज होती है तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का कलर आता है वो हो जाता है रेड ऑरेंज। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन है उसका अगर कलर डिपेंड कर रहा है तो पार्टिकल्स के द्वारा डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट रेज है उनको स्कैटर्ड करने पर कर रहा है। ठीक है ना? तो कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कॉलोइड्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट होती हैं उन रेज को क्या करते हैं? स्कैटर्ड करते हैं। स्कैटर्ड करने पर डिफरेंट कलर्स आपको वहाँ पर विजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, नोट करते हैं हम। द कलर ऑफ द कॉलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड, द कलर of the colloidal solution is depend upon the wavelength, depend upon the wavelength of the light scattered
of the light scattered by colloidal particles, by colloidal particles. colloidal particles जो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, और किस वेवलेंथ की लाइट को इन्होंने स्कैटर्ड किया है, क्योंकि हमको पता है कि जो सनलाइट होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं स्टूडेंट्स। जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसके अंदर 7 कलर होते हैं। इन सभी कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। इन डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट्स को स्कैटर्ड करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो पार्टिकल्स जब जिस वेवलेंथ को स्कैटर्ड कर देते हैं वही कलर आपको विजिबल होता है। जैसे स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू दिखता है आपको। तो स्टूडेंट्स, इस नेचर के अंदर जो एटमॉस्फेयर में स्मोक, डस्ट पार्टिकल एंड जो वाटर ड्रॉपलेट्स ये प्रेजेंट होती हैं, और ये सब के सब जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। ये पार्टिकल्स मोस्टली ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है उस वेवलेंथ को स्कैटर्ड करते हैं। तो वो स्कैटर्ड हुआ जो लाइट है ब्लू कलर का, वो आपकी आई के अंदर इंटर करता है और आपको ब्लू कलर ही दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हो रहा है। यहाँ पर कॉलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट जो वेवलेंथ होती हैं कलर्स की, उन वेवलेंथ को क्या करते हैं, ये स्कैटर्ड करते हैं। स्कैटर्ड करने पर आपको कलर्स विजिबल होते हैं। विच इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल, विच इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है ना। अब देखो, एक एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था और उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे आपने सिल्वर सॉल बनाया, यानी कि सिल्वर का कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाया है। सिल्वर सॉल इज येलो ऑरेंज इन येलो ऑरेंज इन 6 × 10⁻⁵ नैनोमीटर। यानी कि अगर पार्टिकल की साइज कितनी है, 6 × 10⁻⁵ नैनोमीटर पार्टिकल साइज है, तो आपको सिल्वर सॉल येलो ऑरेंज कलर का होगा। नैनोमीटर पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज। ठीक है ना। अगर इन पार्टिकल्स की साइज को थोड़ा सा क्या कर दिया जाए स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर दिया जाए, इन 9 × 10⁻⁵ नैनोमीटर, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड ऑरेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो जो साइज है वो वेवलेंथ को, वेवलेंथ जो होती है लाइट की जो वेवलेंथ है, उस डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है उसको स्कैटर्ड करने के लिए डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये मेन बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। क्योंकि एक साइज का जो पार्टिकल होता है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही स्कैटर्ड कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल सारी लाइट्स को स्कैटर्ड कर दे, तो आपको 7 कलर तो दिखाई नहीं देते हैं ना कभी भी। ठीक है ना। तो पार्टिकल की जो साइज है वो अगर छोटी है तो वो छोटी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर्ड करेगा। अगर उसकी साइज बड़ी हो जाती है तो वो अधिक वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर्ड करेगा। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है,
बाकी कलर्स की वेवलेंथ कैसी होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है इसलिए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर कॉलोइडल सॉल्यूशन के कलर्स को अगर हम यहाँ पर ध्यान से चेक करेंगे तो हमको पता लग रहा है कि कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कलर है वो किस पर डिपेंड करता है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय कॉलोइडल पार्टिकल्स। कॉलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट को स्कैटर्ड किया जाता है उसकी वेवलेंथ पर किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन का कलर डिपेंड करता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी 4 नोट की हैं। पहली प्रॉपर्टी है हेटेरोजेनस नेचर। कॉलोइडल सॉल्यूशन की हेटेरोजेनस नेचर होती है क्योंकि इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए हेटेरोजेनस होनी चाहिए। अनस्टेबिलिटी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि लायोफोबिक जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और पार्टिकल की साइज बड़ी होती है। और स्टूडेंट्स आप अगर लायोफोबिक सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब कंडीशन में रख दोगे तो उसके जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। जो भी एपरेटस में आपने उसको फिल किया है उसके बॉटम में जाकर वो सेटल डाउन हो जाते हैं। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसलिए ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है कॉलोइडल पार्टिकल्स का कॉलोइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और किसके कारण? ड्यू टू विच कॉलोइडल सॉल्यूशन एक्ट एज बेटर एब्सॉर्बेंट। और इसके कारण जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है वो एक अच्छे एब्सॉर्बेंट का कार्य करता है और एक अच्छा क्या हो सकता है? वो कैटेलिस्ट भी हो सकता है। कलर्स की बात करें तो कलर्स किस पर डिपेंड कर रहा है कॉलोइडल सॉल्यूशन का? डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय कॉलोइडल पार्टिकल्स। कॉलोइडल पार्टिकल्स किस प्रकार की लाइट को स्कैटरिंग करेंगे, किस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटरिंग करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि कॉलोइडल सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। आप फटाफट से इनको वीडियो को पॉज कीजिए और चारों प्रॉपर्टीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप इनको नोट कर लेंगे, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को आपके लिए लिखता हूँ। ओके, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सैंडीमेशन। सैंडीमेशन क्या होता है? सैंडीमेशन प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। ये प्रोसेस जो होती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है? सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी आप कॉलोइडल सॉल्यूशन ले लो। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक कॉलोइडल सॉल्यूशन ले लेते हैं और उस कॉलोइडल सॉल्यूशन को अगर हम रैपिडली उसको घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं। कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन लिया है आपने और उस कॉलोइडल सॉल्यूशन को हम एक सेडिमेंटेशन मशीन के द्वारा रैपिडली उसको रोटेट कराते हैं तो जितने भी कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूज्ड हो जाएंगे। जितने भी कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? सेंट्रीफ्यूज्ड हो जाएंगे। और सेंट्रीफ्यूज्ड होकर सारे के सारे कॉलोइडल पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हो और उनका आप मोलिकुलर वेट भी मेजर कर सकते हो। अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे पास जो मिल्क होता है स्टूडेंट्स वो एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है। जब आप मिल्क को सेडिमेंटेशन मशीन के द्वारा रैपिडली रोटेट कराते हो तो उस मिल्क के अंदर से जो क्रीम होती है वो क्रीम बाहर आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? क्रीम बाहर आ जाती है ना। क्रीम बाहर आ जाती है तो आप उस क्रीम का वेट निकाल सकते हो कि इतने पार्टिकल्स कॉलोइडल इसके अंदर मिक्सड थे। समझ आ रही है बात? चलो इसको सिंपल एग्जांपल से लो। दूध चलाने की जो मशीन होती है जिसको मथानी बोलते हैं, उस मशीन को जब आप दही में रखते हो, दही में रखने के बाद उसको रोटेट कराते हो स्पीडली, तो उस पूरी कर्ड के अंदर से जितने भी बटर के पार्टिकल्स होते हैं
सारे बटर के पार्टिकल्स कोलोइडल पार्टिकल्स हो गए ना, सारे बटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं? वो उस मशीन जिस स्थान पर घूम रही है उसी जगह पर जाकर कलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? हो जाते हैं ना। तो आप उसको सेपरेट कर लो और उसका मोलिकुलर वेट निकालो। ठीक इसी प्रकार से एक सेंट्रीफ्यूज्ड मशीन होती है और उस सेंट्रीफ्यूज्ड मशीन के द्वारा हम कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन लें, उसमें मशीन को लगा दें और उसको रैपिडली रोटेट कराएं, तो जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे वो सेंट्रीफ्यूज्ड हो जाएंगे और सेंट्रीफ्यूज होने के बाद उनको सेपरेट कर लेंगे और उनका मोलिकुलर वेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं हम क्या? सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है ना। तो नोट करता हूं मैं, द पार्टिकल्स ऑफ सोल आर centrifuged on rotating of a soul rapidly सोल को रैपिडली आप क्या कर रहे हो? रोटेट कर रहे हो इन सेंट्रीफ्यूज मशीन, इन सेंट्रीफ्यूज मशीन। जैसे आप मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो एक बड़ा सा एपरेटस होता है ना, उसमें मिल्क को फिल कर देते, फिर उसको रोटेट कराते इस तरह से। तो जैसे उसके स्पीडली रोटेट कराएंगे तो उसके अंदर जितनी भी क्रीम होगी वो स्लोली उससे आउट होने लग जाती है। ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? सेडिमेंटेशन के नाम से। ठीक है ना। मोलिकुलर वेट कैन बी डिटरमाइंस, मोलिकुलर वेट कैन बी determined by this process। इस प्रोसेस के थ्रू आप कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कोलोइडल पार्टिकल्स का मोलिकुलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास सामने मैंने यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए नोट किए। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको मतलब लर्न करनी ही हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स ब्राउनी मूवमेंट और दूसरी है टिंडल इफेक्ट। इन दोनों को तो आपको लर्न करना ही है, ये ध्यान रखना है हमको। तो स्टूडेंट्स ये 6 नंबर की प्रॉपर्टी है और ये 7 नंबर की प्रॉपर्टी। ब्राउनी मूवमेंट भी कोलोइडल पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, टिंडल इफेक्ट भी कोलोइडल पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में आप 5 प्रॉपर्टीज़ को लर्न करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्राउनी मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट को बिल्कुल क्लियर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।